भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, अर्थात लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। यहाँ साल की शुरुआत त्योहार से होती है और अंत भी किसी न किसी त्योहार से ही होता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज के इस अंक में मैं अमृता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं गुजरात और छत्तीसगढ़ प्रांत की, तो आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों ही प्रांतों के तीज त्योहारों में समानताएं और इनके महत्व की। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व के जानकार हमारे आज के विशेषज्ञ श्री अशोक तिवारी जी। मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करती हूं अशोक जी। और इससे पहले मैं त्योहारों के बारे में चर्चा शुरू करूं, जो विभिन्न त्योहार है उनके बारे में आपसे मैं प्रश्न पूछूं। मेरे मन में एक प्रश्न है, वो ये कि क्यों आखिर हम त्योहार मनाते हैं, इनका क्या महत्व है हमारे जीवन में। मैं सबसे पहले आपसे इसका जवाब चाहती हूँ। त्यौहार असल में मानव जाति की जीवन और संस्कृति से जुड़ा हुआ सबसे रोचक, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हुआ करता है। हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, हर समाज के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर राष्ट्र के लिए और हर धर्म के लिए कुछ नियत तारीखें रहती हैं जिसे वह त्यौहार के रूप में मनाता है। वह अपने इष्ट के प्रति, देवता के प्रति, प्रतीक प्रकृति के प्रति, देवताओं के तुल्य महामानवों के प्रति एक किस्म से धन्यवाद देने का, कृतज्ञता ज्ञापित करने का, उसका आदर सम्मान, उसकी पूजा अभ्यर्थना करने का और पिछले साल को खूबसूरत बनाए रखने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए अगले साल में सब कुछ सुख हो, इस कामना के साथ वह भगवान से प्रार्थना करता है। उल्लास की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा पल यदि किसी व्यक्ति के लिए, किसी समाज के लिए होता है तो वो त्यौहार होता है। आपने शुरू में कहा हुआ था, हमारा देश तो त्यौहार की धरती है। हमारे देश में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक सैकड़ों दिन हैं जो त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं। पूरे देश में कहीं न कहीं रोज कोई न कोई उत्सव, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, राष्ट्रीय स्तर का हो, धार्मिक स्तर का हो, धर्म से जुड़ा हुआ हो, वो मनाया जाता है। हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत क्षणों में से एक यदि हम कह सकते हैं तो हमारे त्यौहार होते हैं। बिल्कुल। और उत्तरायण के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जैसा कि गुजरात और छत्तीसगढ़, इन दो प्रांतों के बारे में हम बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत में, गुजरात में उत्तरायण का बड़ा विशेष महत्व है और छत्तीसगढ़ में भी है। मैं दोनों के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। उत्तरायण असल में सूर्य की ये एक अवस्था है जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर जाना प्रारंभ करता है। 14 जनवरी को ये तिथि आती है और बड़े संयोग की बात है कि भारतीय पंचांग, भारतीय कैलेंडर की यह तिथि अंग्रेजी कैलेंडर से बहुत जुड़ी हुई है। हर वर्ष दूसरे त्यौहार किसी अन्य तारीखों को आ सकते हैं, लेकिन यह त्यौहार केवल और केवल 14 जनवरी को हर वर्ष पड़ता है। इस दिन से सर्दियों की कम होने की शुरुआत होती है, गर्मियों के आरंभ होने की आशा बलवती होती है। दिन अब तक छोटा होता है, रातें बड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब मैं उल्टा कह रहा हूँ, अब इस तारीख से दिन तिल तिल करके बढ़ना शुरू करता है। दिन की अवधि बड़ी होने लगती है, रात छोटी होने लगती है। इसको इस समागम पक्ष को, ये जो कन्फ्लुएंस पॉइंट है, उसको तिल तिल बढ़ने वाली इस तिथि को 14 तारीख को तिल से बहुत जोड़ा गया हुआ है। और न सिर्फ भारत, छत्तीसगढ़ में या गुजरात में, बल्कि मकर संक्रांति का यह जो त्यौहार है वो पूरे देश में तमाम हिंदू मतावलंबियों के साथ बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और सभी जगह ये सूर्य की अवस्था परिवर्तन की तिथि होती है। सूर्य उत्तर, गुड़ की और मिठास, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। सभी किस्म के काम बड़ी अच्छी तरीके से होंगे। सर्दी कम होगी, गर्मी शुरू होगा, आदमी में एक नई ऊर्जा आएगी, जीवन का एक नया चक्र शुरू होगा, त्योहारों का और वर्ष का एक नया चक्र शुरू होगा, जिसमें सब कुछ आदमी को फिर से एक नए कलेवर के साथ करना है, नई चीज़ों के साथ जोड़ना है, अपने साल भर की जिंदगी के लिए कुछ नया बेहतर करने की उत्कंठा रहती है। और जब आपने मकर संक्रांति की बात की तो मेरे जहन में एक प्रश्न और आया, और वो है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, जो कि गुजरात में होता है। और मैं चाहूँगी कि इसे आप छत्तीसगढ़ से जोड़ करके कैसे देखते हैं, इसके बारे में। मैं यदि पतंग की बात करूं तो गुजरात में निश्चित रूप से मकर संक्रांति की जो तिथि है उत्तरायण के नाम से जानी जाती है। और इस त्यौहार को 14 जनवरी को मकर संक्रांति न कर बल्कि
पूरे गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण एक ऐसा दिन है जब मैं यदि कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरा गुजरात जो है ना वो शहर की सड़कों और छतों पर उतर आता है। अच्छा। लोग पतंगे उड़ाते हैं, स्त्री हो पुरुष हो, ना कोई आयु का बंधन न कोई और किसी चीज़ का बंधन है। छोटे छोटे बच्चे जिनको पढ़ाई के दिनों में उनके माँ बाप उठाते हुए थक जाते हैं कि उठ जा बेटा, उठ जा बेटी, तुझे स्कूल जाना है, सवेरे नहीं उठते। लेकिन जब उत्तरायण आने वाला है तो पतंग उड़ाने के लिए इस तरीके से वो तैयार हुए रहते हैं कि खुद सुबह सुबह 5 बजे उठ जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि पतंगे जो हैं भोर की बेला में जो हवा चलती है उससे बहुत अच्छी उड़ती हैं। अच्छा। गुजरात का पूरा आकाश रंग बिरंगे पतंगों से छाया रहता है। लोगों में अलग किस्म खास किस्म के पकवान बनाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसको जिस समय मेहमानों को परोसा जाता है। एक दूसरे की छतों में जाते हैं, एक दूसरे के स्थान पर जाते हैं, एक दूसरे को उड़ाए जाने वाले पतंगों की काट को देखते हैं, प्रतिस्पर्धाएं होती है, एक दूसरे के पतंगों को काटने की कोशिश करते हैं। और अब तो सन 1988 से गुजरात में इसे अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल या पतंग महोत्सव का दर्जा दे दिया गया है। और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, खासकर साउथ एशिया में जो हमारे इंडोनेशिया और मलेशिया की टीमें हैं, अमेरिका की टीम है, यूरोप के कुछ और कंट्रीज़ की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, ये सभी आते हैं और इस पतंग के उत्सव में, उत्तरायण उत्सव में भाग लेते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि पतंग उड़ाए जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से उसको मकर संक्रांति के ही दौरान उड़ाया जाए ऐसे हमारे यहाँ कोई प्रथा नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ और खासकर रायपुर शहर में दशहरे के दिन पतंग उड़ाने की बड़ी परंपरा रही है। खासकर युवक उस दिन पतंग बनाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, एक दूसरे के पतंग को काटते हैं, ये प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो मकर संक्रांति का जो अखिल भारतीय स्वरूप है वही मेरे ख्याल से चलता है। इस दिन तिल डालकर स्नान किया जाता है जो घर में नहाते हैं। अदरवाइज अन्यथा ये है कि भोर सूर्योदय से पहले नदियों में, तालाबों में, बड़े बड़े पोखरों में, तीर्थ स्थान में स्नान किया जाता है, दान किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में तिल और अनाज के साथ पता नहीं क्यों सेम दान करने की आवश्यकता है। और छत्तीसगढ़ में उस दिन खिचड़ी खास तौर पे खाई जाती है जिसमें तेल का छौंक लगाया जाता है। उसमें सेम की सब्जी खाई जाती है। लड्डू बनते हैं, उसमें तिल के लड्डू हों, मुरमुरे के लड्डू हों, मुर्रा के नाम से जो छत्तीसगढ़ में हम जानते हैं, धान की लाई है, ज्वार की लाइट है, इसके लड्डू बनाए जाते हैं। और वो लड्डू कई अब तो पारंपरिक घरों में, गाँव में तो कहिए कि एक बोरे तक लाइयों के लड्डू बना करते थे, जिसको 2-2, 3-3 महीने तक बच्चे खाया करते थे। तो एक अजीब सा उत्साह है, कुछ मान्यताएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। एक 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 ऐसा अंतर संबंध है ग्रामीण समाज में संक्रांति के साथ, इसे छत्तीसगढ़ी भाषा में सकरात कहते हैं। तो सकरात जोड़ने की जो बेला है उसको अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। गर्भवती महिलाओं को खास तौर पे कहा जाता है कि सकरात निकलते समय वह घर के अंदर रहे। रात को कामकाज भी नहीं किया जाता है। एक समान से किस्म से उसको सम्मान प्रकट किया जाता है कि जिस समय सकरात निकल रहे हों उनको किसी तरीके का व्यवधान सामने ना आए करके। तो दोनों राज्यों में मनाया जाता है, बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। थोड़े थोड़े प्रारूप दोनों में अलग। बिल्कुल। और आपने बताया कि हमारे यहाँ महिलाओं को एक तरीके से विश्राम दे दिया जाता है थोड़ी देर समय के लिए कि अब आप विश्राम करिए। और आपने मुझे थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि गुजरात में जो है महिलाएं भी सड़कों और छतों पर नजर आती हैं इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के दौरान। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो त्योहार है वो महिलाओं को समानता का अधिकार भी दिलवाते हैं? गुजरात की मैं इस रूप में प्रशंसा करूंगा। मैंने गुजरात को काफ़ी नज़दीकी से देखने जानने का अवसर प्राप्त किया है अपने जीवन में। निश्चित रूप से महिलाओं को एक ख़ास किस्म का अधिकार है, ख़ास किस्म की सामाजिक सुरक्षा है जो हमें गुजरात में देखने के लिए मिलती है। और निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में और इस बहुत ही प्रमुख त्यौहार में महिलाओं को पुरुष के समान अवसर प्रदान करना निश्चित रूप से महिलाओं को एक रिकॉग्निशन देना है, उनके प्रति सम्मान प्रकट करना है। उनको मैं बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मैं उसे समानता का अधिकार कहूँ, क्योंकि हमें क्या अधिकार है कि हम किसी को समानता का अधिकार दे सकें। उसको ईश्वर ने दिया हुआ अधिकार है जिसे शायद हम वंचित कर रहे थे, उसको नैसर्गिक रूप से पाने की अधिकारी है जो वो प्राप्त करती है। ये गुजरात में है,
राज्य के कुछ और हिस्सों में है, धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में तमाम बढ़ रही हिस्सों में भी है, ये जो एक फैलते बहुत जा रहा है। खूबसूरत इतिहास हमारे देश के लिए रच रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं गुजरात की बात करूं और गरबा छूट जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये गरबा जो है गुजरात में किस तरीके से मनाया जाता है, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न है जी। और वो ये है कि छत्तीसगढ़ में गुजरातियों का आगमन ये कैसे हुआ? ये आपने बहुत बहुत सुंदर सवाल किया हुआ है। मैं भी सोचते रहता हूँ, छत्तीसगढ़ के कुछ गुजरातियों की एक बड़ी खासियत है, बहुत ही कुशल व्यवसायी होते हैं। न सिर्फ छत्तीसगढ़, पूरा भारतवर्ष, पूरी अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, तमाम देशों में गुजराती व्यापारियों ने अपनी सफलता के झंडे गाड़े हुए। जी। छत्तीसगढ़ के लोगों की मैंने एक चीज़ में बड़ी विशेष करता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही कुशल और ईमानदार कर्मियों के रूप में पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। जी। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में देशाटन किया हुआ है, वहाँ जाके बसे हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग कामों में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दशकों से सैकड़ों साल से दे रहे हैं। उन्होंने पहचान बनाई हुई है। हमारे छत्तीसगढ़ में शुरुआती दौर पे यदि हम कहें तो यहाँ का जो टिम्बर का व्यवसाय था, मतलब लकड़ी का व्यवसाय और तेंदुपत्ते का व्यवसाय, ये पूरा का पूरा गुजराती व्यापारियों के हाथ में था। गुजराती व्यापारियों के आने के बारे में मैं यदि थोड़ा इतिहास से जोड़ने की कोशिश करूं तो जो मुझे पता चला है वो ये है कि गुजराती लोगों का यहाँ आना 19वीं शताब्दी के अंत में, मतलब 1880 के आसपास कभी हुआ, और वो तब वो रेलवे के लाइन जब बिछ रही थी बंगाल नागपुर रेलवे में, उसमें उसके रूप में आए थे। अच्छा। कुछ रेफरेंसेस मैंने देखे हुए हैं। तो राजनांदगांव एक ऐसी जगह है जहाँ पे जगमल सावरिया नाम के एक व्यापारी जो कच्छ गुजरात के थे, वो ठेकेदार थे। उनको बीआरआर में रेलवे लाइन डालने का, वहाँ से राजनांदगांव से रायगढ़ तक रेलवे लाइन, बिलासपुर तक रेलवे लाइन डालने का ठेका मिला हुआ था, पुल बनाने का ठेका मिला होता। तो उन्होंने अपने काम की शुरुआत सन 1888 के आसपास की। वो राजस्थान में ही बसे रहे। अच्छा। उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है जयराम वलजी चौहान। इन्होंने अपना बेस बनाया जयपुर, बिलासपुर से जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो जयराम नगर नाम की एक स्थान पड़ता है, उसका नाम पहले पाराघाट था, उस जगह का नाम। अच्छा। उन्होंने अपना बेस कैंप उसको बनाया, वहाँ से काम शुरू किए, और उन्होंने बिलासपुर से लेके रायगढ़ तक रेलवे के डबल लाइन डालने का काम, बहुत सारे पुल बनाने का काम, ये सब काम किए। रायगढ़ को उन्होंने अपना बेस कैंप बनाया। रायगढ़ में एक बड़ी अच्छी कॉलोनी बनाई, जो कॉलोनी अभी भी जीवित है। तो वो वहाँ पे 1920 के आसपास आए हुए थे, 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। एक बड़ी दिलचस्प बात बताएं कि ये दोनों सज्जन थे, इनको इनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। अच्छा। और ऐसी मान्यता है कि इन दोनों महाशयों के आने के साथ साथ ही गुजराती समाज का यहाँ पे आना, यहाँ आगमन शुरू हुआ होगा। और रायगढ़ में गरबा होता है उस वालजी कॉलोनी में ही। ऐसा माना जाता है कि वो रायपुर के सबसे पुराने गरबों में से एक है। हो सकता है यदि हम इतिहास के तह तक जाने की कोशिश करें तो शायद सबसे पुराना गरबा हो जिसको वलजी के ज़माने में शुरू किया था, चौहान साहब के ज़माने में शुरू किया था। और मेरा जो दूसरा प्रश्न था वो अब इसी से जुड़ जाता है कि गरबा, नवरात्रि और दशहरा, इन तीनों को आप छत्तीसगढ़ और गुजरात प्रांत में किस तरीके से देखते हैं? क्या है महत्व इन त्योहारों का इन दोनों ही राज्यों? भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में आपने बहुत सुंदर सवाल किया। दशहरा के हमारे देश में हर राज्य में बड़ी 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 खासियत है, बड़ी विशेषताएं हैं। अधिकतर क्षेत्रों में ये देवी का उत्सव है, देवी की आराधना का उत्सव है। गुजरात में गरबा जो है वो नवरात्रि तक किया जाता है। विशुद्ध रूप से माता दुर्गा के लिए एक अर्चना है, एक अभ्यर्थना है, उनके लिए एक पूजा की व्यक्ति है। गरबा जो शब्द है ना, ये इसके दो भाग होते हैं। गरबा में दिया है, एक द्वीप है और गर्भ है। एक मिट्टी का कुंभ होता है जिसके भीतर एक दिया जलते रहता है, उसको बीच में रखा जाता है और उसके चारों तरफ एक वृत्त बना के, एक सर्किल बना के स्त्री पुरुष नृत्य किया करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये जो घेरा बना है, जो आदमी नाच रहे हैं, वो जीवन चक्र है। मतलब आदमी का जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही, जीवन जी रहा है, मृत्यु हो रही है, फिर जन्म रहा है, फिर जीवन है, फिर मृत्यु, ये चक्र चलते रहता है। लेकिन जो स्थायी है वो बीच का जलता हुआ दीप है, जो माता दुर्गा है। उसकी प्रकाश में, उसकी कृपा में
उसके गर्भ में हम सब अवतरित हो रहे हैं, हम सब कलवित हो रहे हैं, हमारा जीवन रन चल रहा है। हम एक खास परिपेक्ष को समाप्त करके फिर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं, फिर उसके आशीर्वाद से हम लोग फिर से अवतरित होते हैं। छत्तीसगढ़ में भी अधिकतर जगहों में जो दशहरा का त्यौहार है वो नवरात्रि पर्व दुर्गा आराधना से जुड़ा हुआ। हमारे यहाँ जोत जवारा जलाए जाते हैं, देवी की आराधना की जाती है, जस गीत गाए जाते हैं। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में एक विशेष परिप्रेक्ष्य में इसको मैं और कहना चाहूँगा, हमारे बस्तर क्षेत्र में एक अलग किस्म का दशहरा उत्सव होता है। उसमें केंद्र बिंदु में माता दंतेश्वरी हैं, देवी शक्ति, देवी शक्ति। लेकिन इसका कॉन्फ्रेंस जो होता है जिस दिन दशहरा के अंतिम दिन बाकी जगहों पे रावण के वध और भगवान राम के उस विजय की प्रसन्नता में, उल्लास में वो त्यौहार दशहरे का रूप में मने। नवरात्र जिस दिन समाप्त हुआ 10वें दिन वो भगवान राम से जुड़ जाने वाली चीज़ है, लेकिन बस्तर में उससे नहीं जुड़ती। अच्छा। वो पूरे 75 दिन का त्यौहार है बस्तर का दशहरा, 75 दिन का त्यौहार है जो बरसात के दिनों से शुरू हो जाता है। और उसमें सबसे बड़ी विशेषता उसको ये है कि बस्तर एक बहुसांस्कृतिक समुच्चय है अपने आप में। कई जाति के लोग रहते हैं, कई आदिवासी समूह के लोग रहते हैं। इन सब लोगों को उस दशहरा उत्सव में अलग अलग काम बांट दिए गए हैं। ऐसा है कि यदि अमुक जाति का व्यक्ति जोगी नहीं बैठा तो दशहरा नहीं हो सकता, इस गांव से हम दशहरा के लिए लकड़ी नहीं ला सकते तो दशहरा नहीं हो सकता, इस गांव के लोग दशहरा के लिए रथ नहीं बना सकते, दशहरा नहीं। तो कामों को बांट दिया गया है। लोगों को गर्व महसूस होता है कि हम इस महान परंपरा में के लिए मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव के अविभाज्य अंग हैं। हमारा बिना दशहरा यहाँ नहीं हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दोनों राज्यों की विशेषताओं को अलग अलग रूप से प्रतिबिंबित करती हैं, लेकिन सबका उद्देश्य यही है कि जनता के बीच में ईश्वर की आराधना के क्या तरीके हो सकते हैं, जनता को कैसे जोड़ा जा सकता है, उसके एक मार्ग प्रशस्त करना। और अशोक जी, जब आप गरबा के बारे में बता रहे थे तो मेरे दिमाग में छत्तीसगढ़ का एक नृत्य था जो बार बार घूम रहा था, और वो है सुआ नृत्य। आपको लगता है कि गरबा नृत्य और सुआ नृत्य में भी कुछ समानता हो सकती है? निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जैसे एक कुंभ है जिसके अंदर दिया जा रहा है। हमारे यहाँ महिलाएं जब नृत्य करती हैं तो उसमें एक टोकरी है, टोकरी में धान है, धान में एक तोता बैठा हुआ है जिसको पोपट कहते हैं गुजराती, और ताड़ली बीच बीच के स्त्रियां गाना गाती हैं। तो वो वृत्त तो वही है, जीवन चक्र ही है। और जो धान है ना वो हमारी लक्ष्मी है। देखिए छत्तीसगढ़ में मैं इसको एक चीज़ और से जोड़ना चाहूँगा, आपने जो कि बात शुरू ही कर दी है, दिवाली त्यौहार को मैं आपके बगैर कहे ही उठा रहा हूँ यहाँ पे। दिवाली देश भर में अलग तरीके से मनाई जाती है, हमारे तरीके से जाती है। यहाँ देश के दूसरे भागों में जो कार्तिक की अमावस्या है उसको दिवाली के रूप में मनाया जाता है। अच्छा। लेकिन छत्तीसगढ़ में उसको सुरहुत्ती कहते हैं। अच्छा। और दूसरे दिन जो गोवर्धन पूजा का दिन है उसको दिवाली कहा जाता है। बड़ा पर्व की, हाँ, वो बड़ी दिवाली है। और अमावस्या के दिन छोटी दिवाली है। बल्कि उस दिन हमारे यहाँ धन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। खेतों में, खलिहान में, घर में, जहाँ जानवर रहते हैं उन जगहों में, मतलब जो किसान होने के नाते जो हमारी धन संपदा हो सकती है वो यही है। तो अमावस्या के दिन वहाँ दीप जलाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। कोठी और ढाबे की पूजा की जाती है जहाँ पे धान लाए कर रखे रहते हैं। और दूसरे दिन, उसके दिन जो गोवर्धन पूजा का दिन होता है, चूंकि ये कृषक समाज है तो हमारे जीवन में पशुओं की एक अभिन्न महत्ता है। वो हमारे ड्राइविंग व्हीकल्स हैं, उससे हम हल चलाते हैं, हम अनाज उगाते हैं, वो हमारी गाड़ी है, उससे हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। गैया हमारी गायें हैं जो हमारे लिए तो गोबर देती हैं, हमारे लिए दूध देती हैं, हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी शक्ति देती है, बैल देती है हमको, जिससे हम खेती करते हैं। तो इसलिए वो जो पशुधन के प्रति अभिव्यक्ति है वो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा महत्ता दी गई है। इसलिए गोवर्धन पूजा को बड़े रूप में मनाया जाता है यहाँ पे। गोवर्धन एक सामूहिक रूप में गोवर्धन खुदाने का मतलब गौठान में जहाँ जानवरों को इकट्ठा जाया जाता है वहाँ अहीर लोग जो चरवाहे होते हैं उनके नेतृत्व में ये पूजा की जाती है। और एक गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है जिसके ऊपर उनको चलाया जाता है। उसके बाद फिर
उस अहीर समाज के लोग, जिसे हम लोग राउत कहते हैं, वो लोग उस दिन से पूरे के पूरे एक महीने भर जो है ना वो नृत्य करने का आरंभ करते हैं, घर घर में जाके अपना जी, वो जिसे अपने हम उल्लास राउत की नाचा होती के है। नाम तो से हमारे यहाँ वो जो है ना उसमें मातर जागना सब गाँव में, अधिकतर गाँव में, मैदानी इलाकों में खासकर दिवाली से जुड़ा हुआ एक त्यौहार होता है जिसको हम लोग मातर कहते हैं। कुछ जगहों में यह केवल दिवाली के दिन ही, मतलब गोवर्धन पूजा के दिन ही मनाया जाता है, और कुछ जगहों में दूसरे तीसरे दिन होता जी। है। लेकिन एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, मेला लगता है, आसपास के गांव के लोग आते हैं, बाजार लगता है, मातर जागा जाता है जो अहीर लोग हैं उनके द्वारा। और एक और चीज़ इससे जुड़ी हुई है, हमारे गाँवों में गोंड जनजाति के लोग रहते हैं, वो लोग शिव पार्वती की पूजा करते हैं, गौरा गौरी के उत्सव के जी, रूप जी। में। तो हालांकि इसकी शुरुआत 10 दिन पहले हो गई रहती है, लेकिन इसका कन्फ्लुएंस होता है गोवर्धन एक पूजा तार के में दिन। ये सभी त्योहार एक जुड़े तार हुए में, हैं। मतलब वो जो जिस दिन अमावस्या होती है, अमावस्या वाली रात को पूरी रात जागकर गौरा गौरी का विवाह किया जाता है। किस्म किस्म के बड़े लोकप्रिय मनोरंजक गीत गाए जाते हैं। दूसरे दिन फिर एक विसर्जन जुलूस निकालकर दोनों की मूर्ति को, दोनों के विग्रह को पूरे गांव में घुमाया जाता है। लोग अपने अपने दरवाजे में उसकी पूजा अर्चना करते हैं और फिर उसको नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता कर दिया है। जाता तो है। एक अलग रूप ही हमारे छत्तीसगढ़ में बिल्कुल ये इन त्योहार सामने का आता देखने है। को जी। मिलता है। मैं अगला प्रश्न आपसे जानना चाहती हूँ कि डांडिया और डंडा नृत्य, इन दोनों में क्या समानता है? क्योंकि डंडा नृत्य जो है वो प्रमुखतः हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का है, और डांडिया हम इसे वापस गुजरात से जोड़कर देखते हैं। तो दोनों ही के बारे में मैं आपसे जानना बहुत चाहती अच्छा हूँ। सवाल किया है इन्होंने। डांडिया नृत्य है वो भी वैसे वस्तुतः यदि देखें तो गुजरात में भी पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। हाँ। आजकल के ज़माने में जो गरबा है, वो गरबा का आयोजन जब से बड़े पैमाने पे न सिर्फ गुजरात बल्कि अमेरिका, यूरोप और देश के अलग अलग स्थानों, हमारे छत्तीसगढ़ के अब तो सभी शहरों में विश्व के तमाम गरबा हिस्सों का में आयोजन गरबा होता देखने है। को मिलता तो है। उसमें डांडिया रास और गरबा दोनों के रूपों को जोड़ दिया गया है। हाँ। तो उसमें स्टिक्स लेके, एक लकड़ी की छोटी छोटी पेग जो होती हैं, डंडे होते हैं, उसको आपस में टकराते हुए उसी सर्कुलर फॉर्म में नृत्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ का जो डांडिया नृत्य है, जो डंडा नाच है, वो लेकिन गरबा यानी दशहरे के अवसर पर नहीं होता। यहाँ वो फागुन के मौसम में होता है। अच्छा। बसंत पंचमी से इसकी शुरुआत होती है, दिवाली तक चलती रहती है। इसको शुद्ध रूप से पुरुष लोग ही किया करते हैं। पुरुष लोग ही उसमें वादक रहेंगे, जो मांदर बजाया करेगा, गाने गाते हैं, और उस लकड़ी को, उस डंडा को आपस में टकरा करके अलग अलग एक सर्कुलर फॉर्म में नृत्य को करते हैं। वो नवरात्रि, तो वहाँ पर दशहरे का समय है, यहाँ पर फागुन, होली के समय। जी जी। चलिए अशोक जी, आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, चूंकि समय की बाध्यता है, प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन अगले अंक में हम आपसे फिर किसी दूसरे विषय में और दिलचस्प जानकारी के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।